हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था लेसन सेकंड द एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी और उसमें हमने सोवियत यूनियन सिस्टम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में पढ़ा था और आज हम उसके डिसइंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो सोवियत यूनियन है उसका डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ था। तो किसी भी चीज का डिसइंटीग्रेशन कैसे होता है उसके कुछ रीजन होते हैं। तो सोवियत यूनियन जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसका रीजन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल द इंटरनल वीकनेस ऑफ द सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। कि जो सोवियत यूनियन था उसकी कुछ इंटरनल वीकनेस थी, कुछ अंदरूनी कमियां थी, जैसे कि उसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिस्टम था वह खराब हो चुका था, टूट चुका था। सेकंड जो था, सेकंड पॉइंट, बैड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। जो बैड एडमिनिस्ट्रेशन था, बैड एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है कि वहां का जो शासन चलाने का जो तरीका था कम्युनिस्ट पार्टी का वह भी बहुत ही खराब था, बैड था, बुरा था। उसके बाद है स्पेस रेस। स्पेस रेस जो सोवियत यूनियन था वह स्पेस रेस बनाए हुए था, यानी कि स्पेस में जाने के लिए एक रेस लगाए हुए था और इसी रेस में उसने अपना जो ऐसा पहला कंट्री बना था जिसने फर्स्ट सैटेलाइट भेजा था, जिसका नाम था स्पुतनिक, और एनिमल भेजा था स्पेस में। सबसे पहले एनिमल भेजा था जिसका नाम था लाइका, ये डॉग था। और एस्ट्रोनॉट पहला जो एस्ट्रोनॉट था वो भी इसी ने भेजा था, वो था यूरी गैगरिन। और उसके बाद अगर स्पेस में अगर औरत के जाने की बात करते हैं, पहली औरत कौन थी या पहली महिला कौन थी? वो थी वैलेंटाइन ट्रेस्कोवा। ये यूएसएसआर ने पहली बार स्पेस में भेजे थे। तो यूएसएसआर जो है वह स्पेस में जाने की एक रेस लगाए हुए था। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो बनता है आर्म रेस। स्पेस रेस के बाद वह आर्म रेस भी लगाए हुए था, यानी कि वेपन्स को बनाने की जो रेस थी वो भी बहुत ज्यादा लगी हुई थी। यूज मच ऑफ इट्स रिसोर्सेज इन न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो यूएसएसआर ने अपना अधिकतर पैसा जो है वो आर्म बनाने में ही लगाया था। वो अपनी जो मिलिट्री है उसको अधिक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था और जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनकी संख्या भी वो बढ़ाना चाहता था। और उसने एक रेड आर्मी तैयार की थी, यूएसएसआर ने रेड आर्मी तैयार की थी और बिलियंस स्पेंट ऑन ह्यूज आर्मी। उसने बड़ी आर्मी करने के लिए बिलियंस खर्च किए थे। उसके बाद है कोल्ड वार। कोल्ड वार जो कि 1945 से 1991 तक चला था। तो इसमें उसने क्या किया था? टू इंक्रीज कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस, कम्युनिस्ट का प्रभाव बढ़ाने के लिए साम्यवादियों का जो प्रभाव था उसको बढ़ाने के लिए सपोर्ट टू क्यूबा को सपोर्ट किया था। ये हम फर्स्ट लेसन में डिस्कस कर चुके हैं कि क्यूबा जो है वह एक कम्युनिस्ट कंट्री था और उस पर अपना कब्जा जमाने के लिए या उसको अपने फेवर में करने के लिए जो यूएसएसआर है उसने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया था और वहां पर मिसाइल जो थी वो सेट की थी और इसके बारे में हम सारा सब कुछ पढ़ चुके हैं। और नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, लाओस, चाइना और मैनी अदर कम्युनिस्ट नेशन जो पार्टीज थी उनको उसने सपोर्ट किया था। चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे कम्युनिस्ट नेशन हो, सभी को ये सपोर्ट करता था। दे प्रोवाइड मटेरियल एंड टेक्नोलॉजी स्पेंट ऑन दीज नेशंस कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। और दे प्रोवाइड मटेरियल टेक्नोलॉजी, यानी जितने भी कम्युनिस्ट पार्टीज थी, कम्युनिस्ट नेशंस थे, सभी पर इन्होंने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी जो थी वो सभी को प्रोवाइड करवाई थी और बहुत ज्यादा पैसा जो था उसने खर्च किया था। इंडिया में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको ये सपोर्ट करता था। नेक्स्ट पॉइंट बनता है अफगान वार।
अफगान वार जो 1979 से 89 तक चला था। जैसे कि अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान यूएसएसआर का मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अफगानिस्तान के फेवर में जैसे यूएसए ने, पाकिस्तान ने इसका फेवर किया था और फेवर करके जो यूएसएसआर है उसको हरा दिया था। जो अफगान वार था उसमें इसके 15,000 सोल्जर्स जो थे वो मारे गए थे और लगभग 50,000 जो थे वो घायल हुए थे। और ड्रेनिंग विटाल रिसोर्सेज, इससे उसे बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ था, यानी कि इसके रिसोर्सेज जो थे वो बहुत ज्यादा नुकसान उनको पहुंचा था। इसके बाद है डिक्लाइन इन इकोनॉमी। डिक्लाइन इन इकोनॉमी मतलब यूएसएसआर जो था उसकी इकोनॉमी भी जो थी वो दिन प्रतिदिन गिरती चली गई थी। और टाइट स्टेट कंट्रोल और इकोनॉमी एंड अब्सेंस ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी वाज ड्रेनिंग द यूएसएसआर इकोनॉमी स्ट्रेंथ। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो यूएसएसआर है उसकी इकोनॉमी जो थी वह डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही थी, उसका जो स्टैंडर्ड था वो नीचे जाता जा रहा था, बहुत ज्यादा पैसा जो था वह ऐसे ही ड्रेन किया जा रहा था, उड़ाया जा रहा था। और उसके बाद था सोवियत यूनियन स्पेंड देयर मोर मनी एंड रिसोर्सेज ऑन द वेस्टर्न यूरोप so that they can get control on it। सोवियत यूनियन जो है वो अपना अधिकतर पैसा और अपने रिसोर्सेज को खर्च कर रहा था किस पर? वेस्टर्न यूरोप पर। वेस्टर्न यूरोप पर क्यों कर रहा था? क्योंकि वह उन पर अपना कंट्रोल करना चाहता था, तो उसने अपना सारा पैसा रिसोर्सेज उसी पर खर्च करना स्टार्ट कर दिया था। 9 पॉइंट में पढ़ेंगे हम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन हैड रूल्ड फॉर ओवर 70 इयर्स। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना उसने यूएसएसआर में 70 इयर्स तक रूल किया था, शासन किया था, बट इट वाज नॉट अकाउंटेबल पीपल। लेकिन यह लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, लोग इसके शासन से संतुष्ट नहीं हो पाए। नेक्स्ट है 10 पॉइंट, रॉन्ग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द पीपल अबाउट डेवलपमेंट। लोगों को रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी जाती थी डेवलपमेंट के बारे में, लेकिन जब लोगों को सच्चाई का पता लगा, जब उन्होंने यूएसए से कंपेयर करके देखा कि भाई यहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो कितना हुआ है और यूएसए में जो ये डेवलपमेंट है वो कितना हुआ है, तो उसको देख करके लोग जो है वो उसके खिलाफ भी हो गए थे। उसके बाद जो 11 पॉइंट बनता है वो बनता है कम्युनिस्ट पार्टी ब्यूरोक्रेट गेन स्पेशल राइट्स देन ऑर्डिनरी सिटीजंस। पीपल विल नॉट आइडेंटिफाई विद द सिस्टम। इसमें क्या कहा गया है कि जो यूएसएसआर के ब्यूरोक्रेट्स थे, नौकरशाही के जो आदमी थे, वो अपने फायदे के लिए ज्यादा काम करते थे। इसके विपरीत जो आम सिटीजन्स थे, आम जो नागरिक थे, उनको अधिकार प्राप्त नहीं थे। यानी कि ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो जितने भी काम करते थे वो अपने फायदे को देखते हुए सारे काम ही करते थे। उसके बाद है 12 पॉइंट, कम्युनिस्ट पार्टी वाज मोर करप्टेड एंड इनएबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू करेक्ट मिस्टेक इट हैड मेड। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बहुत ज्यादा करप्ट हो चुकी थी, भ्रष्ट हो चुकी थी, और उसके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वह सिस्टम में से कमियां निकाल सके, सिस्टम में से ये देख सके कि भाई सिस्टम जो है यह कहाँ पर इसमें गड़बड़ हुई है, कहाँ से ये खराब हुआ है। तो सिस्टम की जो एरर्स थी उनको निकालने में कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सक्सेस नहीं हुई थी। तो यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो पूरी तरह से फेल हो गई थी। इसके बाद 13 जो पॉइंट है वो है मिखाइल गोर्बाचेव, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन इन 1985। तो 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो था वो जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था कम्युनिस्ट पार्टी का। इसके बाद है टू मेक सोशलिज्म मोर एफिशिएंट एंड ब्रिंग इकोनॉमी आउट ऑफ द स्टेगनेशन, ही लॉन्च्ड 2 पॉलिसीज। तो उसने 2 पॉलिसीज को लागू किया था सोशलिज्म को अधिक एफिशिएंट बनाने के लिए। तो वो थी ग्लासनोस्ट
एंड पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका जो थी ये दो पॉलिसीज बनाई गई थी। ग्लासनोस्ट जो था इसका मतलब होता है ओपननेस यानी कि खुलापन। तो ग्लासनोस्ट जो पॉलिसी थी उसमें खुलापन किया गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि क्या खुलापन दिया गया था। पहले जो सोवियत संघ में आदमी रहते थे या सोवियत संघ के जो सिटीजन्स थे उनको बोलने की स्वतंत्रता नहीं थी, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं थी। तो वहां पर जब फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला था मीडिया को तो ईजिंग ऑफ मीडिया सेंसरशिप, तो मीडिया सेंसरशिप जो था वो आसान बन गया था। उसके बाद अर्लियर रिकॉर्ड्स डिक्लासिफाइड एंड प्राइवेटाइजेशन सिस्टम स्टार्टेड। तो जो पहले रिकॉर्ड्स थे उनको डिक्लासिफाइड कर दिया गया था और उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन सिस्टम था उसको शुरू किया गया था, यानी कि निजीकरण वाला जो सिस्टम था वो शुरू कर दिया गया था। फिर है पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका जो है इसका मतलब होता है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन मतलब किसी चीज का दोबारा से गठन करना, दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज करना। तो वेस्ट में ज्वाइन वार्सा पैक्ट और लीग, तो उसमें क्या कह दिया गया था कि भाई जो भी सोवियत कंट्रीज थी उनको वार्सा पैक्ट में रहने के लिए या उसको छोड़ने के लिए उनकी मर्जी पर छोड़ दिया था कि भाई आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं, अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। विश टू फॉर्म कंट्रीज ऑन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि जो कंट्रीज थे यूएसएसआर में उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाने का अधिकार उन्हीं पर छोड़ दिया था। विश टू ज्वाइन यूएसएसआर सिस्टम और गेट इंडिपेंडेंस, और उनको ये भी कह दिया गया था उन कंट्रीज को कि आप यूएसएसआर सिस्टम को अपनाना चाहते हैं तो अपना सकते हैं और आप उससे स्वतंत्र होना चाहते हैं या इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 40, तो उसमें क्या है बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल का जो सोवियत डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो उस डिसइंटीग्रेशन के लिए बर्लिन वॉल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो इट इज द सिंबलाइज द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड, यानी कि दो आइडियोलॉजी थी, दोनों आइडियोलॉजी में क्या होता था, एक कैपिटलिस्ट थी और एक ही कम्युनिस्ट थी। तो कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट में क्या अंतर था कि भाई कैपिटलिस्ट जो थे वो प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे और कम्युनिस्ट जो थे वो सोशलिज्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो इसमें जो बर्लिन वॉल बनी थी ये दोनों को डिवाइड करने के लिए, दोनों को बांटने के लिए यूज की गई थी। और बर्लिन वॉल जो थी वो 1961 में बनाई गई थी और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ जो थी वो 150 किलोमीटर थी। और ये कितने दिन तक बनी रही थी, ये दीवार कितने दिन तक खड़ी रही थी, वो 28 इयर्स का टाइम था। और इसको तोड़ा कब गया था, इसको तोड़ा गया था 9 नवंबर 1989 को। इसके बाद है और लोगों के द्वारा इसको तोड़ा गया था, यानी बर्लिन वॉल जो थी वो लोगों के द्वारा 9 दिसंबर 1989 को तोड़ी गई थी। उसके बाद है थ्रू आउट 1991 वन बाय वन ऑल द 15 सब नेशनल सोवियत बिकेम से इंडिपेंडेंट, यानी कि यूएसएसआर के जितने भी मेंबर्स थे, 15 जो मेंबर्स थे वो 90 और 91 में क्या हो गया था, एक एक करके वो इंडिपेंडेंट होते चले गए थे, स्वतंत्र होते चले गए थे। और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो इलेक्शन में हार गई थी। उसके बाद है अगस्त कॉप। अगस्त कॉप का मतलब होता है तख्ता पलट करना, यानी कि जो भी चीज है उसको बिल्कुल उलट देना, जो सिस्टम है उसको उलट देना। तो अगस्त कॉप में ऑन 19 अगस्त 1991 a group of senior party leaders attempted a coup by placing Gorbachev under house arrest। के जो सीनियर पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने प्रयास किया था, जो गोर्बाचेव थे, गोर्बाचेव को उसके घर में ही अरेस्ट करके रखा गया था, डिमांडिंग द रिस्टोरेशन ऑफ यूएसएसआर फेल। और जो यूएसएसआर की रिस्टोरेशन की बात थी वो बिल्कुल फेल हो गई थी, वह असफल हो गई थी। As the people in cities rose against it, क्योंकि जो शहरों में लोग थे वो इसके बिल्कुल खिलाफ चले गए थे। और
मेजॉरिटी ऑफ रेड आर्मी रिफ्यूज टू सपोर्ट द coup लीडर्स। जो रेड आर्मी के मेजॉरिटी थी या ऑफिसर्स थे, उन्होंने जो कॉप लीडर्स थे, तख्ता पलट करने वाले जो लीडर्स थे, उनको अरेस्ट करने से मना कर दिया था, उनको सपोर्ट करने से मना कर दिया था। उसके बाद है बोरिस येल्त्सिन। ये लीडर थे मॉस्को यूनिट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के। मॉस्को की जो यूनिट ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी थी, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी की यूनिट थी, उसके नेता थे बोरिस येल्त्सिन। और उन्होंने क्या किया था, एडवोकेटिंग फॉर इंडिपेंडेंस रशिया लीडर ऑफ रिपब्लिक इन द कॉप, यानी कि उसने इंडिपेंडेंस की एडवोकेशन की थी रशिया लीडर ऑफ रिपब्लिक इन द कॉप। जो रशिया लीडर था पब्लिक का, उसको कॉप मतलब तो तख्ता पलट करने वालों में जो शामिल थे उनमें से। नेक्स्ट विल बिकम द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ रशिया इन जुलाई 1991। जो बोरिस येल्त्सिन थे, ये पहले प्रेसिडेंट बने थे जुलाई 1991 में, जो इलेक्ट किए गए थे, चुने गए थे। आगे है 18 पॉइंट। तो 18 में है, आफ्टर द डेथ ऑफ 8 दिसंबर 1991 द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, यूक्रेन, बेलारूस साइन द बेलावेजिया अकॉर्ड्स। अकॉर्ड्स होता है एग्रीमेंट, यानी कि संधि, सहमति। तो उस पर साइन कर दिए थे इन्होंने, रशिया ने, यूक्रेन ने, बेलारूस ने, इन्होंने बेलावेजिया जो अकॉर्ड्स था उस पर साइन कर दिए थे, जिसमें डिसॉल्व किया गया था यूएसएसआर को और एस्टैब्लिशमेंट द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट। और उसमें क्या एस्टैब्लिश किया गया था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट्स। तो इंडिपेंडेंट स्टेट्स को उसमें शामिल किया गया था, जिसको CIS के नाम से जाना जाता है। और फिर क्या है, गोर्बाचेव रिजाइन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर ऑन 25 दिसंबर। तो गोर्बाचेव जो है वह प्रेसिडेंट की पोस्ट से रिजाइन करता है 25 दिसंबर को। और उसके बाद सुप्रीम सोवियत डिसॉल्व द यूनियन ऑन 26 दिसंबर 1991। और उसके रिजाइन करने के बाद जो सोवियत था उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, डिसॉल्व द यूनियन ऑन, यानी कि उसको अपनी यूनियन को डिसॉल्व करना पड़ता है 26 दिसंबर 1991 को। इसके बाद है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंस क्या थे, परिणाम क्या निकले थे। तो सबसे पहले द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ द सोवियत यूनियन। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड ऑफ द सोवियत यूनियन। जो सोवियत यूनियन सेकेंड वर्ल्ड के रूप में जाना जाता था, फर्स्ट वर्ल्ड जो था वो यूएसए को माना जाता था, सेकेंड वर्ल्ड जो था वो यूएसएसआर को माना जाता था। तो वह जो था कोलैप्स हो गया था, खत्म हो गया था। अब उसके बाद एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर का भी एंड हो गया था, यानी कि कोल्ड वॉर जो था वो खत्म हो गया था सोवियत संघ के विघटन के साथ ही, यानी कि यूएसएसआर जो है जैसे ही डिसॉल्व हुआ तो कोल्ड वॉर भी खत्म हो गया। एंड ऑफ द आर्म रेस जो लगी हुई थी, हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा था, हथियार बनाने में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, तो वो रेस भी अभी खत्म हो गई थी। नेक्स्ट है एंड ऑफ द आइडियोलॉजी वॉर। कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों आइडियोलॉजी जो थी वो एक दूसरे के अपोजिट मानी जाती थी, तो आइडियोलॉजी जो वॉर था वो भी खत्म हो गया था। यूएसए जो था वो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करता था, यूएसएसआर जो है वो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता था, तो दोनों में जो आइडियोलॉजी वॉर था वो भी खत्म हो गया था। उसके बाद है द यूएस बिकेम सोल सुपर पावर। तो यूएसए जो था वह एक सुपर पावर के रूप में सामने आया था, अकेला बचा था जो सुपर पावर रह गया था। इसके बाद इंस्टीट्यूशन लाइक द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल
फंड, जिसको IMF भी कहा जाता था, ये पावरफुल एडवाइजर बन गए थे, यानी कि शक्तिशाली जो एडवाइजर थे, सलाहकार थे, वो बन गए थे। उसके बाद द एमरजेंस ऑफ मेनी न्यू कंट्रीज, अब न्यू कंट्रीज की एमरजेंस भी उदय हुआ था या वो सामने आए थे। सम ऑफ देम स्पेशली द बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स वांटेड टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन। बाल्टिक और ईस्ट यूरोपियन स्टेट जो थे वो यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना चाहते थे और वो नाटो का एक हिस्सा बनना चाहते थे। नाटो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, नाटो जो था वो USA ने बनाया था और उसमें कुछ कंट्री जो थे वो शामिल किए गए थे और उनका जो मेन टारगेट था वो यही था कि अगर कोई भी दूसरा देश उन्हें परेशान करता है या उनके साथ युद्ध करता है तो सभी देश ये मानेंगे कि भाई उन्हीं पर अटैक हुआ है। तो दूसरे जो ये थे कुछ कंट्री जो थे वो नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ शॉक थेरेपी, और इस लेसन में जो हम अभी पढ़ने वाले हैं वो शॉक थेरेपी की है और शॉक थेरेपी जो है इस कंसेप्ट को अडॉप्ट कर लिया गया था। USSR के डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के रूप में हम इसे देखते हैं कि जो शॉक थेरेपी वाला जो कंसेप्ट है उसको अडॉप्ट कर लिया गया था। तो शॉक थेरेपी जो है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।